इस गहरी चर्चा की शुरुआत ना एक ऐसी कल्पना से होती है। सोचिए कि एक बेहद मुश्किल मुकाबला जीता गया हो, मतलब सामने वाले को पूरी तरह से हरा दिया गया हो। हम्म। लेकिन उस जीत की कीमत इतनी बड़ी चुकाई गई हो कि आगे खेलने की शक्ति ही ना बचे। तो क्या ऐसी जीत को सच में जीत कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो ये एक तरह का विरोधाभास है। इंसान की फितरत होती है कि वो जीत को बस एक आखिरी और सुखद नतीजा मान लेता है, पर हर जीत अपने साथ एक कीमत लेकर आती है। सही बात है। और आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय यही है, जिसे हम द पायरिक विक्ट्री कहते हैं, यानी एक ऐसी जीत जो बिल्कुल हार के बराबर हो। हमारे जो आज के स्रोत है ना, वो हमें 2000 साल पुराने ग्रीस के इतिहास से लेकर आज की मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया तक ले जाते हैं। हाँ, और उसके बाद सीधा हमारे अपने निवेश या इन्वेस्टमेंट्स तक भी। एग्जैक्टली और आज हमारा मिशन ये समझना है कि हम अपनी जिंदगी और पैसों के मामले में ऐसे युद्ध चुनने से कैसे बचें जो आखिर में हमें ही बर्बाद कर दें। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये आखिर कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इस गलती को समझने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को समझना जरूरी है जिसके नाम पर इस गलती का नाम रखा गया है, राजा पायरस। ये कहानी आज से करीब 2000 साल पुरानी है। ग्रीस के राजा पायरस थे और हमारे स्रोत उनके और उनके एक सलाहकार के बीच की एक बातचीत का जिक्र करते हैं। अच्छा। हाँ, पायरस ने अपने सलाहकार को बताया कि उनका लक्ष्य इटली पर कब्जा करना है। तो सलाहकार ने पूछा, उसके बाद क्या? एक काफी लॉजिकल सवाल है। बिल्कुल, पर राजा पायरस के रुकने का कोई इरादा ही नहीं था। उन्होंने कहा, इटली के बाद हम सिसिली जाएंगे। सलाहकार ने फिर पूछा, और उसके बाद? तो उन्होंने कहा, नॉर्थ अफ्रीका, फिर कार्थेज। यानी रुकने का कोई प्लान था ही नहीं। ये तो बिल्कुल एक ऐसे वीडियो गेमर की तरह लग रहा है जो बस अगला लेवल पार करना चाहता है, बिना ये सोचे कि आखिर में गेम का एंड गोल क्या है। मेरा मतलब है, क्या राजा का कोई असल मकसद था या वो सिर्फ लड़ने के आदी हो चुके थे? पॉइंट के जो महत्वाकांक्षा होती है ना, वो इंसान को अंधा कर देती है। राजा पिरस युद्ध प्रेमी थे। उन्हें शांति का वक्त बड़ा बोरिंग लगता था। अच्छा, मतलब शांति से रहना ही नहीं था उन्हें? बिल्कुल नहीं। वो अपनी सेना का आगे बढ़कर नेतृत्व करते थे। उनका युद्ध के प्रति जो जुनून था ना, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वो ईगो में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें दिख ही नहीं रहा था कि लगातार लड़ने से उनकी सेना पर क्या असर पड़ रहा है। और मुझे लगता है यही अंधी महत्वाकांक्षा उन्हें उनकी सबसे बड़ी भूल की तरफ ले गई। मेरा इशारा रोम के खिलाफ उनके युद्ध की तरफ है। हाँ, हेराक्लिया का युद्ध सदर्न इटली में पायरस की सेना का सामना रोमन सेना की एक बहुत बड़ी फौज से हुआ था। पायरस के पास लगभग 23,000 सैनिक थे, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी सेना थी। बड़ी सेना थी, और उनके पास हाथी भी थे, जिसे आप उस जमाने के टैंक्स समझ लीजिए। लेकिन सामने रोमन्स थे। दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। पायरस में युद्ध तो जीत लिया, पर उनके सबसे बेहतरीन सैनिक मारे गए इसमें। तो जीतने के बाद तो रोमन्स को डर जाना चाहिए था। उन्होंने समझौता नहीं किया। नहीं, रोम ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। वो आसानी से नई सेना खड़ी कर सकते थे। इसे एट्रिशन की नीति कहते हैं, यानी दुश्मन को थका देना। थका देना। हाँ, रोमन्स अपने होम टर्फ पर थे। दूसरे युद्ध में उन्होंने इसका फायदा उठाया। हालांकि पायरस फिर से जीते, लेकिन इस बार उन्होंने 3,500 और सैनिक गंवा दिए, और ग्रीस यहाँ से इतना दूर था कि वो नई सेना मंगा ही नहीं सकते थे। मतलब आदमी करे तो क्या करे, जीत तो रहा है पर लोग कम होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसी दूसरे युद्ध के बाद पायरस का वो मशहूर कथन सामने आया। उन्होंने कहा था कि अगर हम रोमन लोगों के खिलाफ एक और युद्ध जीतें तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और बस यहीं से पायरिक इफेक्ट की उत्पत्ति होते है। यहाँ बात सच के बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने एक ऑक्शन या नीलामी में जीतने के लिए अपना सारा पैसा लगा दिया हो, और जीतने के बाद पता चला कि उस आइटम को घर ले जाने का किराया भी नहीं बचा। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है ना? मतलब जीतने का ईगो सेटिस्फाई हो गया, पर असलियत में तो आप दिवालिया हो गए। बिल्कुल। रोमन्स फीस खटका देने वाली नीति ने पायरस की इन छोटी छोटी जीतों को एक बहुत बड़ी हार में बदल दिया। फोकस इस बात पर है कि किसी जीत की कीमत कब एक हद से ज्यादा हो जाती है। पायरस ने शॉर्ट टर्म बैटल्स जीते, पर वो वॉर हार गए क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं बचे थे। सही बात है। अब अगर हम इस प्राचीन युद्ध के मैदान से निकलकर आज की आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया में आए,
तो हमारे स्रोत बताते हैं कि वहां भी बिल्कुल यही मनोविज्ञान काम करता है। लोग बोर्ड रूम में बैठकर भी यही गलती करते हैं। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास AOL और टाइम वार्नर का है। वो दशक की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ट्रेजेडी एक तरह से। बिल्कुल। इंटरनेट कंपनी AOL द्वारा मीडिया जायंट टाइम वार्नर को $165 बिलियन में खरीदने की कोशिश, वो भी तब जब .com बबल अपने उरूज पर था। 165 बिलियन डॉलर, सोचने में ही अजीब लगता है। और उस दौरान तो वैसे ही इंटरनेट कंपनीज के शेयर्स हवाई किले की तरह ऊपर थे। वही तो, ये मर्जर बेहद महंगा था। AOL के एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि वो ये डील जीतकर मार्केट के किंग बन जाएंगे। उन्होंने दूसरी कंपनी को खरीदने की वो जंग जीत ली, लेकिन उस चक्कर में उन्होंने अपने मुख्य बिजनेस को ही भारी नुकसान पहुंचा दिया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, क्या AOL के एग्जीक्यूटिव्स भी पायरस की तरह अपने ईगो में अंधे हो गए थे? क्या वो सिर्फ एक ऐसी ट्रॉफी खरीद रहे थे जिसे वो संभाल ही नहीं सकते थे? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो कॉर्पोरेट बिडिंग वॉर में जीतना अक्सर बिजनेस को बर्बाद कर देता है। एक्विजिशन एक युद्ध है, यानी एक बैटल है, लेकिन लंबे समय तक मुनाफे में रहना, कंपनी को चलाना, वो असल महायुद्ध है। जब .com बबल फटा और शेयर्स गिरे तो AOL को समझ आने लगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। दोनों कंपनीज का वर्क कल्चर अलग था। आखिर में नतीजा ये हुआ कि टाइम वार्नर को अलग यानी स्पिन ऑफ करना पड़ा। वो डील उनकी सबसे बड़ी पिरिक जीत बन गई। अरे वाह, मतलब इतना पैसा और टाइम लगाया सिर्फ बाद में अलग होने के लिए। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है ना कि बड़े CEO और राजाओं को जज करना तो बहुत आसान है। हम पेपर पढ़ते हैं और कहते हैं कि आप बेवकूफ थे। हाँ, वो तो है। लेकिन आम लोग अपनी बचत के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ बिल्कुल यही गलती करते हैं। हमारे स्रोत निवेश की दुनिया का एक बड़ा ही दिलचस्प जाल बताते हैं, मुनाफा वर्सेस पूंजी का जाल। हाँ, ऋषभ और अभय का उदाहरण बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है इसकी। देखिए, मान लीजिए ऋषभ एक एक्टिव इन्वेस्टर है। उसने दिन रात रिसर्च की और 10,000 रुपए निवेश किए। उसका रिटर्न आया 17%। 17%, जो कि काफी अच्छा माना जाता है मार्केट में। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ अभय है। अभय ने अपने करियर पर ध्यान दिया और एक बड़ी बचत की। उसने 1 करोड़ रुपए निवेश किए और बिना कोई खास रिसर्च किए उसे 15% का ऑर्डिनरी रिटर्न मिला। तो देखने में तो ऋषभ का रिटर्न ज्यादा लगता है। 17% 15 से बड़ा है। उसने एक तरह से बैटल जीत ली। हाँ, और लोग यही देखते हैं। लोगों को लगता है कि मैंने मार्केट को बीट कर दिया। लेकिन अगर आप 30 साल बाद की पिक्चर देखें तो कंपाउंडिंग के बाद ऋषभ के पास होंगे 11 लाख रुपए और अभय के पास? अभय के पास होंगे करीब 66 करोड़ रुपए। बाप रे, 11 लाख कहाँ और 66 करोड़ का? ये तो वही बात हुई ना, ऐसी बहस जैसा जहां कोई चाय के कप पर 2 रुपए का डिस्काउंट लेने के लिए लड़ रहा हो, जबकि उसके पर्स में एक बड़ा छेद हो जहां से हजारों रुपए गिर रहे हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। लोग मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा परसेंटेज पर क्यों पागल रहते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये पूरा मनोविज्ञान का खेल है। सही स्टॉक ढूंढना ना एक नशे की तरह होता है, काफी मजेदार होता है। जब आपको 17% मिलता है तो वो एक छोटी सी जीत का एहसास देता है, ईगो को बूस्ट मिलता है, डोपामिन हिट मिलती है। एग्जैक्टली। लेकिन अपने करियर को आगे बढ़ाकर प्रमोशंस लेकर ज्यादा पैसा कमाना और बड़ी पूंजी बनाना, ये काफी उबाऊ और धीमा काम है। इसीलिए लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं और वो परसेंटेज वाली पिरिक जीत के पीछे भागते रहते हैं। सही कहा। तो अगर सिर्फ हाई रिटर्न्स पर ध्यान देना एक गलत युद्ध है, तो आखिर निवेश की दुनिया में जीतने वाली नीति दिखती कैसी है? हमारे स्रोत यहाँ क्या बताते हैं? नीति ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड रखें। अगर आप अपना सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में लगा देते हैं, ये सोचकर कि रिटर्न्स हाई होंगे, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। खतरा क्यों? स्टॉक्स तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाते हैं ना। जाते हैं, पर रास्ता सीधा नहीं होता। अगर किसी एक साल में मार्केट 40% गिर गया, जो कि होता ही है, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आप पैनिक करके पैसे निकाल लें। इसीलिए बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का महत्व समझाया गया है। बैलेंस पोर्टफोलियो मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं? हाँ, अपने पैसे को स्टॉक्स, डेट फंड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड आदि में बांट कर रखना। इससे आपके निवेश में उतार चढ़ाव थोड़ा कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट गिरने पर आपके पास सेफ एसेट्स में नग्स, कैश या पैसा होता है, जिससे आप सस्ते स्टॉक्स खरीद सकते हैं। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ एक डाउट आ रहा है, थोड़ी चुनौती देना चाहूंगा इस बात पर। बोलिए। अगर मैं एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखता हूँ,
जैसे मैंने आधा पैसा गोल्ड या डेट फंड में डाल दिया, तो क्या मैं जानबूझकर अपने मुनाफे को कम नहीं कर रहा जब स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा हो? मतलब बुल रन में तो मैं छूट जाऊंगा। क्या मैं खुद को कुछ मुकाबले हारने नहीं दे रहा इस तरह से? हम्म, इसकी वजह से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और मैं यही उम्मीद कर रही थी कि आप ये पूछें। अच्छा। हाँ, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का मतलब ही यही है कि आप जानबूझकर छोटे मुकाबले हारने के लिए तैयार हैं। जानबूझकर? बिल्कुल, आप शॉर्ट टर्म रिटर्न का मुकाबला हारकर लॉन्ग टर्म सेफ्टी और बचे रहने का बड़ा युद्ध जीत रहे हैं। देखिए, सर्वाइवल इज द अल्टीमेट गोल। अगर आप मार्केट से बाहर ही हो गए जब वो 40% गिरा, तो फिर परसेंटेज का क्या करेंगे? बात तो सही है। रोमन्स की तरह आप वो छोटी जीत अहंकारी लोगों को लेने देते हैं और आप फोकस करते हैं लंबा खेल खेलने पर। ये बात गहरा पॉइंट है। और इसी के साथ ये गहरी चर्चा जो है वो राजा पेरिस के हथियारबंद युद्ध से लेके कॉर्पोरेट दुनिया की गलतियों और वहां से होते हुए हमारे बैंक अकाउंट्स की नीतियों तक का एक लंबा सफर तय करती है। हाँ, एक ऐसी सीख जो जिंदगी के हर पहलू में काम आती है। बिल्कुल। जिंदगी और निवेश में हम सारे मुकाबले नहीं जीत सकते। समझदारी इसी में है कि हम चुने कि कौन सा युद्ध लड़ना है और कौन सा छोड़ देना है। जो हमारा असल लक्ष्य है उसे कभी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। सही बात है। अगर आपने लक्ष्य भुला दिया तो जीत कर भी क्या फायदा। एग्जैक्टली। तो आखिर में स्रोत के इसी विश्लेषण से मैं एक नया और गहरा विचार यहां छोड़ना चाहूंगा। ये सुनने वालों के लिए थोड़ा सोचने का विषय है। सोचिए कि अगर राजा पिर्रुस ने नए देश जीतने की अपनी उस भूख को दबा लिया होता, उसके बजाय सिर्फ अपने देश ग्रीस के आर्थिक विकास और शांति पर ध्यान दिया होता, तो क्या होता? तो शायद ग्रीस का इतिहास थोड़ा और सुनहरा होता है ना? क्या इतिहास उन्हें एक बेहतर राजा नहीं मानता? यही बात हमारे पर्सनल लाइफ और निवेश में भी लागू होती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत इस बात में छिपी होती है कि आप उस युद्ध में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दें जिसका आपके मुख्य लक्ष्य से कोई लेना देना ही ना हो। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि जो युद्ध लड़ा ही ना जाए वही सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल सही। चलिए फिर इसी दिलचस्प विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे विषयों की गहराई में उतरते रहेंगे।